यूपीएससी की तैयारी में इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स ना एक पहेली की तरह लगते हैं और बेस इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही एक शब्द है। खासकर अगर 2026 प्रीलिम्स का टारगेट है तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए साथ मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को ही देख लेते हैं। ये कोई बनाया हुआ सवाल नहीं है, बल्कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में आ चुका एक असली सवाल है। और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारा मिशन एकदम क्लियर है। इस एक सवाल को हल करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स चाहिए उन्हें जड़ से समझना। जब ये चर्चा खत्म होगी तो हमें सिर्फ इसका जवाब ही नहीं पता होगा, बल्कि ये भी पता होगा कि ये जवाब सही क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने टूल किट में पहला और सबसे जरूरी टूल चाहिए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की समझ। तो ये इन्फ्लेशन आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो स्पीड है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। मतलब जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। आज 100 रुपए में जितना सामान हम खरीद पा रहे हैं, कल शायद उतना नहीं खरीद पाएंगे। अब ये महंगाई होती क्यों है? इसके दो बड़े कारण होते हैं। एक होता है डिमांड पुल, मतलब जब खरीदने वाले बहुत हैं, पैसा बहुत है, लेकिन बाजार में सामान कम है। और दूसरा है कॉस्ट पुश, मतलब जब सामान को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए, जैसे कि कच्चा माल या पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए। अब ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, इसका हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। ये हमारी बचत को धीरे धीरे खा जाती है। सोचिए, अगर बैंक हमें सेविंग्स पर 7% ब्याज दे रहा है और महंगाई 5% है, तो हमारी असली कमाई सिर्फ 2% ही हुई। तो सवाल यह है कि हम इस महंगाई को मापते कैसे हैं? भारत में इसके लिए दो मुख्य पैमाने हैं। समझिए, दो अलग अलग चश्मे हैं। एक है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, WPI जो है वो होलसेल मार्केट यानी थोक बाजार की कीमतों को देखता है, मतलब फैक्ट्री से सामान किस दाम पर निकल रहा है। और CPI देखता है रिटेल मार्केट को, यानी वो कीमत जो हम और आप एक ग्राहक के तौर पर दुकान पर चुकाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पॉइंट आता है। WPI में सिर्फ सामान यानी गुड्स की कीमतें होती हैं, सर्विसेज की नहीं। जबकि CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल होती हैं, जैसे कि स्कूल की फीस, डॉक्टर का बिल, बस का किराया। ये एक बहुत ही बड़ा अंतर है और यही CPI को आम आदमी की जिंदगी से ज्यादा जोड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास दो दो इंडेक्स हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI अपनी पॉलिसी बनाने के लिए किसे ज़्यादा तवज्जो देता है? और ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है जिसे याद रखना है। साल 2014 में RBI ने ऑफिशियली WPI से CPI पर स्विच कर लिया। इसका सीधा मतलब यह है कि जब भी RBI ब्याज दरें घटानी है या बढ़ानी है, इस पर कोई फैसला लेता है तो वो मुख्य रूप से CPI के आंकड़ों पर ही नज़र रखता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि CPI हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में जो असल खर्चे होते हैं उन्हें बेहतर तरीके से दिखाता है। ये उन कीमतों को मापता है जो हम असल में बाजार में चुकाते हैं, जिससे ये देश में महंगाई के जमीनी असर को ज्यादा सटीकता से पकड़ता है। ठीक है, तो हमने महंगाई समझ ली, उसे मापने के WPI और CPI को भी समझ लिया। अब वो समय आ गया है कि हम उस असली रहस्य पर से पर्दा उठाएं जो हमारे शुरुआती सवाल के केंद्र में है। ये बेस इफेक्ट आखिर है क्या भला? देखिए, बेस इफेक्ट कोई आर्थिक घटना नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिकल यानी सांख्यिकीय चीज है। होता यह है कि महंगाई हमेशा पिछले साल के मुकाबले नापी जाती है। तो सोचिए, अगर पिछले साल किसी चीज की कीमत बहुत ही कम थी तो इस साल थोड़ी सी भी बढ़ोतरी प्रतिशत में बहुत ज्यादा दिखेगी। और इसका उल्टा, अगर पिछले साल कीमत आसमान छू रही थी तो इस साल एक बड़ी बढ़ोतरी भी प्रतिशत में कम लग सकती है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ हर साल प्राइस इंडेक्स में ठीक 20 पॉइंट की बढ़ोतरी हो रही है। 100 से 120, फिर 120 से 140 और फिर 140 से 160। हर बार बिल्कुल बराबर 20 पॉइंट्स की बढ़त। लेकिन अब जरा इन्फ्लेशन रेट वाले कॉलम को देखिए, वो तो 20% से घटकर 16.67% और फिर 14.29% हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो बेस है, यानी वो शुरुआती नंबर जिससे हम तुलना कर रहे हैं, वो हर साल बड़ा होता जा रहा है। 100 पर 20 की बढ़त 20% होती है, लेकिन 120 पर 20 की बढ़त सिर्फ 16.67% होती है। बस यही है बेस इफेक्ट।
तो अब हमारे पास सारे टूल्स हैं, सारी जानकारी है। हमने इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और सबसे ज़रूरी बेस इफेक्ट को समझ लिया है। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर चलते हैं और इस कोड को हमेशा के लिए क्रैक कर देते हैं। तो सवाल फिर से सामने है। मुद्रास्फीति की दर में तीव्र वृद्धि का श्रेय कभी-कभी बेस इफेक्ट को दिया जाता है। बेस इफेक्ट क्या है? अब जब हम इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो जवाब एकदम साफ दिखना चाहिए। जी हाँ, सही जवाब है ऑप्शन सी। ये पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का मुद्रास्फीति दर की गणना पर प्रभाव है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। बेस इफेक्ट सिर्फ एक कैलकुलेशन का हिस्सा है, कोई असल आर्थिक कारण नहीं। ऑप्शन ए यानी फसल की बर्बादी और ऑप्शन बी यानी तेज आर्थिक विकास, ये महंगाई के असली कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बेस इफेक्ट नहीं है। बेस इफेक्ट बस ये बताता है कि पिछले साल के नंबर आज के प्रतिशत को कैसे बदल रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि जो आंकड़े हमें हेडलाइन में दिखते हैं वो हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। बेस इफेक्ट हमें याद दिलाता है कि किसी भी नंबर के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए थोड़ा और गहरा उतरना कितना जरूरी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है आर्थिक डेटा में ऐसी और कौन-कौन सी छिपी हुई कहानियां हो सकती हैं।